क्वेश्चन नंबर 50 है, अगर मनुष्य कई महीनों से फैट ना खाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्यों? यानी कि फैट खाना हमारे लिए क्यों जरूरी है, यह क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। खाने में जो फैट्स हैं वे पचने के बाद फैटी एसिड्स इत्यादि के रूप में ब्लड में पहुंचते हैं। यानी कि जब भी हम फैट खाते हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि वह फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और फ्री फैटी एसिड्स ब्लड में पहुंचता है, फिर उसे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट किया जाता है। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी हम फैट खाते हैं वह पचने के बाद फैटी एसिड्स इत्यादि के रूप में ब्लड में पहुंचते हैं। उन्हें लिवर बदल कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, यानी कि लिवर उसको उन फैटी एसिड्स को बदलकर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब इस 100% कोलेस्ट्रॉल में से 85% को लिवर ही फिर से बाइल बनाने में खर्च कर लेता है। यानी कि जो बाइल जूस लिवर के द्वारा बनाया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल से बनाया जाता है। तो 85% कोलेस्ट्रॉल को बाइल बनाने में लिवर यूज कर लेता है, जो कि दोबारा से फैट को पचाने में काम आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइल का काम क्या है, फैट को फिर से पचाना। यानी कि बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर से निकलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने पढ़ा था कि उसका काम है कि वह फैट को पचाने का काम करते हैं। तो फैट को पचाने के लिए फिर से बाइल जूस का बनना 85% कोलेस्ट्रॉल यूज हो जाता है। बाकी का बचा हुआ 15% कोलेस्ट्रॉल को शरीर स्टेरॉइड हार्मोन बनाने के लिए काम में लाता है। यानी कि बाकी के 15% कोलेस्ट्रॉल को शरीर स्टेरॉइड हार्मोन बनाने के काम में लाता है। यह स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ओवरी से बनने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। टेस्टिस के बनने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल से बाइल एवं बाइल से कोलेस्ट्रॉल बनाने में 5 से 6% कोलेस्ट्रॉल खर्च हो जाता है। अगर मनुष्य बिल्कुल भी फैट ना खाए और शरीर में फैट ना हो तो 16 दिन के बाद उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल खत्म होता चला जाएगा। यानी कि उसमें उसके शरीर में से 15-16 दिन के बाद धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल खत्म होता चला जाता है। उसके बाद शरीर में कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के बिना एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन नहीं बनेंगे और उन हार्मोन्स के बगैर मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि उन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी में मनुष्य नहीं जिंदा रह पाएगा। सो कम से कम हमें हर 15 दिन में कोलेस्ट्रॉल खाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हमारे शरीर को हर 15 दिन में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है और उसे पचाने के लिए थोड़ा सा व्यायाम करना भी जरूरी है। इतना ही नहीं, लिवर और पाचन संस्थान का ठीक होना जरूरी है। तो यानी कि इस प्रकार हमारे कोलेस्ट्रॉल को ठीक से पचने के लिए, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी कि घी तेल खाना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसा नहीं है कि बिना घी तेल के हम रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो ज्यादा व्यायाम या एथलेटिक्स इत्यादि में भाग लेते हैं उनके मसल्स में अचानक ऐंठन होने का मुख्य कारण क्या है और क्या इलाज हो सकता है? क्रैम्प्स में ऐंठन यानी कि मसल्स में ऐंठन यानी कि क्रैम्प्स आना सोडियम या कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आती है। जो भारी व्यायाम या एथलेटिक्स इत्यादि में भाग लेते हैं उनके शरीर में पसीने के साथ साथ सोडियम अधिक मात्रा में निकल जाता है, जिससे उन्हें सोडियम की कमी के कारण क्रैम्प्स आते हैं। इसे ठीक करने के लिए उन्हें नमक युक्त शिकंजी यानी कि नींबू पानी शरबत पिलाने की आवश्यकता है। पसीने में पानी ज्यादा निकल जाने के कारण एसिड के बढ़ने से म्यूकस जीरो में दर्द होगा, तो उसके लिए हमें एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला देना चाहिए। अगर वीकनेस यानी कि कमजोरी लगती है तो विटामिन फार्मूला देना चाहिए, जिसमें 1 पेट 3 गॉल 7 लिवर 8 लेफ्ट पार्क को 2 ADR का ट्रीटमेंट है। अगर वीकनेस यानी कि कमजोरी लगती है तो मल्टीविटामिन फार्मूला यूज करना चाहिए। 2 ADR देने से एड्रिनल कोर्टेक्स से एल्डोस्ट्रोन निकलेगा, जो कि किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल को रोकेगा कि वो पेशाब के द्वारा सोडियम बाहर जाने ना दें, है ना। तो इस प्रकार विटामिन को हम कंप्लीट कर सकते हैं।
और सोडियम की कमी को भी दूर कर सकते हैं। हाई बीपी के पेशेंट को मसल्स में ऐंठन क्यों आता है, उसका कारण बताइए। मसल्स में ऐंठन सोडियम या कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आते हैं। जिनको हाई बीपी है उनके शरीर में सोडियम जरूरत से ज्यादा ही होता है, अतः उन्हें सोडियम की कमी से नहीं बल्कि कैल्शियम की कमी से क्रैम्प्स आए होंगे। शरीर में कैल्शियम की कमी ठीक करने के लिए 1.25 DCC फॉर्मूला देना चाहिए। उन्हें मूली, दूध, केले भी खाने चाहिए, लेकिन उससे पहले यूडीएफ आ रहा हो तो उचित यूडीएफ ट्रीटमेंट जरूर देना चाहिए। अगर उन्हें फैट पच नहीं रहे हैं तो उन्हें उचित ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि जब तक फैट ठीक से नहीं पचेंगे तब तक 1.25 DCC नहीं बनेगा, और जब तक 1.25 DCC नहीं बनेगा तब तक कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। एड्रिनल ग्रंथियों को एलिमेंट्री के किन न्यूरोथेरेपी उपचार द्वारा उकसाया जाता है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के किन हिस्सों को हम एडीआर पॉइंट से उकसाते हैं। दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट से उकसाते हैं, यानी कि स्टिमुलेट करते हैं। बाहरी भाग यानी कि एड्रिनल कोर्टेक्स के लिए हम 6 ADR का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंदरूनी भाग के लिए हम 6 स्वेट का इस्तेमाल करते हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट को दूर करने का सरल उपचार बताइए। तो 30 मेडुला या 6 ADR से हम दवाइयों के साइड इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। दवाइयों के बुरे असर को ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी फार्मूला क्या है? इन्फ्लामेटन ट्रीटमेंट है 30 मेडुला 6 ADR, लेकिन हृदय रोगियों को 30 मेडुला और 6 ADR नहीं देते। शरीर में लैक्टिक एसिड का प्रभाव क्या है? कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। जब मसल्स काम करते हैं तो अब उनसे ग्लाइकोजन निकलता है। आपको बताया था जब भी हमें काम करने की आवश्यकता पड़ती है, फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है, तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। जब मसल्स काम करते हैं तब उनसे ग्लाइकोजन निकलता है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। हार्ट के मसल्स ही लैक्टिक एसिड को पायरूविक एसिड में बदलने में अधिक सक्षम हैं। अगर शरीर की एनर्जी के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले तो ब्लड में पायरूवेट बढ़ जाता है और उसका लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन नहीं होता। इससे एसिडोसिस हो सकता है। यानी कि लैक्टिक एसिड का क्या प्रभाव होगा कि लैक्टिक एसिड के बढ़ने से ब्लड में पायरूवेट बढ़ जाता है और मस्कुलर पेन आना शुरू हो जाता है। जब मसल्स काम है ना, तो अगर कई सालों तक शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो तो कौन से टिश्यूज पर इसका असर पड़ेगा? अगर कई सालों तक शरीर में मैग्नीशियम की कमी रहे तो कार्डियोवास्कुलर, रिनल एंड न्यूरोमस्कुलर टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। यानी कि कई सालों तक अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो शरीर में कार्डियोवास्कुलर, हार्ट की मसल्स, रिनल, किडनी की मसल्स, न्यूरोमस्कुलर यानी कि नर्वस सिस्टम की मसल्स के को बनाने वाले टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। क्रेटिनिज्म नामक बीमारी के कारण क्या है और लक्षण क्या है? क्रेटिनिज्म का मुख्य कारण है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि कॉन्जेनाइटल होता है जन्मजात और हाइपोथायराइडिज्म यानी कि हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी। यानी कि बच्चा माँ के पेट में रहते समय ही थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा था। ऐसे होने के कई कारण हो सकते हैं, यानी कि बच्चे का जो ग्लैंड है वो हाइपो है। तो उसका हाइपो होने का मतलब है कि गर्भ अवस्था में माँ को सही खान पान पोषण ना मिलना, 1.25 DCC की कमी, खाने में आयोडीन की कमी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की गड़बड़ी, एसिड का बढ़ जाना इत्यादि। इन सभी कारणों से और बहुत ही रेयर केसेस में थायराइड ग्लैंड के किसी आर्टरी में क्लॉटेज आ जाने से भी ऐसा हो सकता है। यानी कि गर्भ अवस्था में माँ को थायराइड हो तो बच्चे को भी हाइपोथायराइड होगा। ये कारण है इसके। इसके लक्षण क्या होंगे क्रेटिनिज्म के? बहुत ही छोटा कद हो जाता है,
हर तरह से शारीरिक एवं मानसिक विकास अत्यंत कम हो जाता है। 18 साल का बच्चा भी 3 साल का से छोटा सा नजर आने लगता है। चमड़ी खुरदरी हो जाती है, बहुत मोटे होंठ जीभ हो जाते हैं, दांत सही तरीके से नहीं बनते हैं और आगे पीछे रहते हैं। नीचे के होंठ ऊपर वाले से बाहर की ओर निकल जाते हैं। इन्हें हमेशा ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि मोशन बहुत ही कड़क आता है एवं कभी कभी 4-5 दिन में एक बार ही आता है, जिसमें बदबू भी बहुत होती है। रूसी, पेट एवं वजन बढ़ना, बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, इनके मुंह से लार निकलने लगती है। नॉर्मली आयोडीन खाने में सभी सब्जियों में पाया जाता है। वास्तव में भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां सब्जियों में आयोडीन की कमी हो, इसलिए हमें आयोडीन सॉल्ट नमक खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लक्षण हमने देख लिए ऊपर, कारण समझ लिया, है ना। यानी कि जब माँ को गर्भ अवस्था में हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत होती है, हाइपोथायराइड होता है, तो उस समय पर होने वाला बच्चा भी थायराइड की समस्या से ग्रसित हो सकता है। और ऐसे समय पर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बच्चे क्रेटिनिज्म के शिकार हो जाते हैं, यानी कि बच्चे बौनापन, मोटी मोटी आंखें, चमड़ी खुदरी हुई, बाल झड़ने लग जाते हैं। ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे सिम्टम्स इसमें लिखे गए। ये क्रेटिनिज्म का मुख्य कारण और लक्षण है। अब ये पूछ रहे हैं आपसे, डायबिटीज इंसिपिडस तथा डायबिटीज मेलिटस में क्या अंतर है। डायबिटीज उस बीमारी को कहते हैं जब अब बीमारी देखिए, डायबिटीज के मुख्य लक्षण में जिसमें बार बार पेशाब आता है। आम जनता को जो डायबिटीज की बीमारी होती है उसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। लेकिन एक और बीमारी है जिसमें भी पेशाब बहुत अधिक आता है, उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। अब ये डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस क्या है, इसको समझ लेते हैं। डायबिटीज देखिए, ये है डायबिटीज के लक्षण और इसमें मेलिटस के लक्षण, है ना। और कौन सा अंग इससे प्रभावित होगा ये बताया जा रहा है। यानी कि डायबिटीज के लक्षण क्या है, इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपो हो जाती है। ये डायबिटीज इंसिपिडस है। ये वाली जो डायबिटीज है क्या है, इंसिपिडस है, ये मेलिटस है। यानी कि ये सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज है, ये एक्चुअल में डायबिटीज है। तो इन दोनों का कंपैरिजन इन्होंने करा है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। तो कौन सा अंग इफेक्ट होता है, तो डायबिटीज इंसिपिडस में पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपो हो जाती है, जबकि डायबिटीज मेलिटस में एंडोक्राइन पैंक्रियास के बीटा सेल हाइपो हो जाते हैं और इंसुलिन नहीं बनाते। किस हार्मोन की कमी होती है, तो डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच, जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, इसकी कमी हो जाती है, जबकि डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन, यह एसिडोसिस की समस्या है और इंसुलिन की कमी हो जाती है। प्यास कैसी लगती है, डायबिटीज इंसिपिडस में बहुत तेज प्यास लगेगी, हर पल पानी पीने का मन करता रहेगा, बार बार पानी पीने का मन करेगा। इसमें मेलिटस में प्यास तो लगती है मगर उतनी ज्यादा नहीं लगती जितना इंसिपिडस में लगती है। आगे देखते हैं और क्या सिम्टम्स है। यूरिन, जो डायबिटीज इंसिपिडस है उसमें 15 से 25 लीटर तक यूरिन एक दिन में आ सकता है। पानी पीना और पानी यूरिन पास आउट होना, ऐसा कई बार होता है, जबकि मेलिटस में 3 से 5 लीटर तक यूरिन आ सकता है और रात को बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ सकता है। यूरिन का गुण कैसा होगा, दिखेगा कैसे, तो इंसिपिडस में रंग और स्वाद रहित यूरिन होता है, यानी कि यूरिन के रूप जैसा पानी पीते हैं वैसा ही होता है, जबकि मेलिटस में मीठा फल जैसी सुगंध के साथ यूरिन पास आउट होता है और पसीने में भी ऐसी बदबू आती है। शरीर पर प्रभाव क्या होगा, इंसिपिडस में बीपी लो हो जाता है, जबकि मेलिटस में वजन नहीं बढ़ता, लेकिन भूख बहुत लगेगी। कई लोगों को कुछ साल बाद बीपी हाई होने लग जाता है लंबे समय तक डायबिटीज रहने से। इसके अन्य लक्षण क्या है, अन्य क्या है, शराब पीना इनके लिए
खतरनाक है क्योंकि शराब पीने से मेलिटस की समस्या और बढ़ जाती है, हमारी पिट्यूटरी डमी हो जाती है। जबकि मेलिटस में, इंसिपिडस में शराब पीना नहीं चाहिए, जबकि मेलिटस में घाव जल्दी नहीं बढ़ते हैं, कम करने पर ही थकावट ज्यादा हो जाती है, पैर सुन्न होने लगते हैं, आंखों की बीमारियां इत्यादि आ जाती हैं, बाद में किडनी भी खराब होने के चांसेस। तो ये इंसिपिडस और मेलिटस के सिम्टम्स हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मेलाटोनिन और मेलानिन में अंतर। मेलानिन यानी कि आंखों का काला भाग एवं चमड़ी के ऊपर जो काला रंग है, उस रंग को मेलानिन कहते हैं। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से एमएसएच यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से एमएसएच यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, वह चमड़ी के मेलानोसाइट सेल्स को मेलानिन पिगमेंट बनाने को उकसाता है। मेलानिन पीनियल ग्लैंड के मेलाटोनिन नामक हार्मोन से भिन्न है। ध्यान रहे, मेलानिन टायरोसिन एमिनो एसिड से बना है। मेलानिन टायरोसिन एमिनो एसिड से बना है, जिससे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन भी बनते हैं। अब देख लेते हैं मेलाटोनिन और मेलानिन। ग्लैंड कौन सी है? मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से निकलता है, जबकि मेलानिन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, वो भी इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से निकलता है। मेलाटोनिन का काम क्या है? यह पीनियल ग्लैंड का मुख्य मैसेंजर है। यह अन्य हार्मोन्स की मात्रा को रेगुलेट करना एवं होम्योस्टेसिस को बनाए रखना। होम्योस्टेसिस शरीर की वह अवस्था जब शरीर के अंदर सारे कारक, स्वास्थ्य कारक नॉर्मल रेंज में होते हैं, तो उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। मेलानिन, इसका क्या काम है? स्किन, हेयर, ब्रेन का सबस्टेनियस नाइगेरा एवं आई के कोरोइड में पिगमेंटेशन लाना, यानी कि आंखों का जो काला भाग है वो उसको बनाए रखना। सबस्टेनिया नाइगेरा ब्रेन के सेरेब्रम और पोन्स के बीच में क्रस सेरिब्राई नामक भाग है, उसमें पाया जाता है। कोरोइड आंखों का स्क्लेरा एवं रेटिना के बीच वाला भाग है, जिसमें ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज होते हैं। जबकि मेलाटोनिन बायोलॉजिकल क्लॉक, एजिंग प्रोसेस, सेक्सुअल फंक्शन, डेवलपमेंट को देखभाल करता है। T4 को T3 में मेलाटोनिन ही कन्वर्ट करता है और बिगड़े हुए थाइमस को सुधारने का काम भी मेलाटोनिन करता है। मेलानिन कलर डिसीजन में काम करता है, कलर डिसाइड करता है, जबकि मेलाटोनिन आपके बायोलॉजिकल क्लॉक में मदद करता है। अब दो बीमारियां हैं, इनके बारे में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। एडिशन डिजीज और क्यूसिंग सिंड्रोम। काउसिंग सिंड्रोम और एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज और क्यूसिंग सिंड्रोम्स एक एक को पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले एडिनल डिजीज, एडिशन डिजीज को देख लेते हैं ताकि एक बार में समझ आ जाए। इस एडिनल कोर्टेक्स, इस बीमारी में एडिनल कोर्टेक्स हाइपो होता है, जिससे शरीर में कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की कमी आ जाती है। यानी कि एडिनल कोर्टेक्स वाला हिस्सा है जो हाइपो हो जाता है, तो ये बीमारी आएगी। जबकि इसमें एसीटीएच यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अधिक होने के कारण एडिनल कोर्टेक्स हाइपर हो जाता है। इसमें हाइपो हो गया, इसमें हाइपर हो गया, इससे जिससे ग्लूकोकॉर्टिकोइड ज्यादा बनने लगते हैं और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है, 70% केसेस में यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माना जाता है एडिशन डिजीज को, यानी कि इसमें थाइमस हाइपर होता है। कुशिंग सिंड्रोम, इसमें लिम्फ नोड्स के सिकुड़ने के कारण इसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है और थाइमस हाइपो ही रहता है। तीसरा, इसके अन्य कारण है टीबी, कैंसर, किसी अन्य बीमारी के कारण एड्रिनल ग्लैंड नष्ट हो जाती है। थायराइड या पैराथायराइड ग्लैंड का हाइपर होने पर भी ऐसा हो सकता है। इसका कारण है
एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर या हाइपरप्लेसिया या प्री डस्ट बाइक या कोर्टिसोन इत्यादि स्टेरॉइड खाने से यह हो सकता है। ये स्टेरॉइड के हाइपर होने की वजह से, जब हम स्टेरॉइड की बीमारी टेबलेट लेते हैं या स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं तो ये हाइपर हो सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें? एडिशन डिजीज में सिम्टम्स क्या होंगे? एडिशन डिजीज में सिम्टम्स होंगे अतीव थकान एवं किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। जबकि कुशिंग सिंड्रोम में सिम्टम्स होंगे मोटापा, मसल्स की कमजोरी, घाव या जख्म देरी से ठीक होना। इसमें मून फेस हो जाता है, यानी कि बच्चे का सेब या बड़े का आदमी का जो चेहरा है वो चंद्रमाकार गोलाकार हो जाता है। एडिशन डिजीज में हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर की कमी होती है, जबकि कोशिंग सिंड्रोम में हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि डायबिटीज मेलिटस होता है, शुगर बढ़ जाती है। इनमें पोटेशियम ज्यादा और नमक की कमी हो जाती है, क्योंकि किडनी नमक को रोक नहीं पाती और पेशाब यानी कि यूरिन के साथ निकल जाती है और बीपी लो हो जाता है, इसलिए इसमें हमेशा नमक देने के लिए कहा जाता है। जबकि कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी होता है। एडिशन डिजीज पेट एवं पाचन की गड़बड़ी, उल्टियां, दस्त, भूख नहीं लगना इत्यादि सिम्टम्स होते हैं। जबकि कुशिंग सिंड्रोम में पेट एवं गले में फैट जमने लगता है, लेकिन हाथ पैर बहुत पतले होने लगते हैं। इसमें पेट एवं पाचन की गड़बड़ियां, उल्टी, डायरिया, दस्त, भूख न लगना इत्यादि हो सकते हैं। जबकि कुशिंग सिंड्रोम में पेट एवं गले में फैट जमने लगता है और हाथ पैर बहुत ही पतले हो जाते हैं। फीमेल के अंदर एडिशन डिजीज में क्या होगा? औरतों में मासिक धर्म की गड़बड़ियां यानी शरीर के बाल खत्म होते चले जाते हैं। ब्रेस्ट के नीचे एवं कमर पर जहां पर बेल्ट या नाड़ा बांधा जाता है वह पूरी की पूरी काली लाइन पड़ जाती है। औरतों में कुशिंग सिंड्रोम में मासिक धर्म रुक जाता है। एसीटीएच एवं एमएसएच ज्यादा होने के कारण विभिन्न जगहों पर जैसे चेहरा, कमर आदि जोड़ों के कर्व्स पर काले धब्बे हो जाते हैं। जबकि इसमें सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा पर हम्प यानी कि एक उभार सा निकल आता है। ट्रीटमेंट इसमें होगा 6 ADR 3 ट्रीटमेंट, यानी कि क्योंकि यहाँ पर एडिशन जो एड्रिनल कोर्टेक्स है ये हाइपो हो गया तो हमें इसे स्टिमुलेट करने की जरूरत है। जबकि दूसरी में वो हाइपर है तो उसे 2 पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट और 1 थाइमस मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। पीठ के विभिन्न प्रॉब्लम 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व में, यानी कि स्पाइन से निकलने वाली 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व में कोई गड़बड़ी हो तो पीठ में कहीं भी दर्द हो सकता है। अधिकांश इन भागों में दर्द महसूस होगा जब आपके 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व में कोई दिक्कत आएगी, यानी कि कमर से निकलने वाले 31 जोड़े नर्व जो हैं आपने पढ़ा हुआ है, तो अगर उनमें कहीं गड़बड़ी आएगी तो कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है? गर्दन में हो सकती है, शोल्डर ब्लेड में हो सकती है, लोअर बैक पेन हो सकती है, टेल बोन में दिक्कत हो सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में इन 3 भागों में तकलीफ होती है, उंगलियों में, आर्म्स में, नेक में, शोल्डर ब्लेड में, अप टू T8 तक दर्द आ सकता है। चेस्ट में पेन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, वर्टिगो यानी कि चक्कर की समस्या अक्सर होती है। शोल्डर ब्लेड में पेन के लिए नेक घिसाई करना चाहिए। अगर किसी को शोल्डर में पेन है तो नेक घिसाई करनी चाहिए। हर मनके के बीच से जो नर्व निकलती है वे अलग अलग ऑर्गन में जाती हैं, जहां ब्लड सप्लाई नहीं होती वहां दर्द आ सकता है। हर एक नर्व कहाँ जाती है यह पता हो तो जल्दी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। आप पेशेंट को ड्राइंग करके बताओ तो वह बहुत खुश होगा, क्योंकि उस किसी और ने उसे बताया नहीं होगा कि उसकी समस्या क्या है। सर्वाइकल के 7 मनके होते हैं, 7 से 8 जोड़ी नर्व निकलते हैं। ऊपर का गोल मनका कहलाता है, गोल मनका कहलाता है क्योंकि इसी के ऊपर हमारा सिर टिका हुआ होता है।
अगर C1 यानी कि एटलस के मनके में प्रॉब्लम हो तो वहां के से नर्व सिर के अंदर जाते हैं। ब्रेन में ब्लड सप्लाई ठीक ना मिलने के कारण वर्टिगो आ सकता है, क्योंकि ऊपर के साइड में ब्लड कम हो गया है। इसके लिए 4 पिट शांत बेस्ट है। बाद में सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। C3 C4 मनके के नर्व गर्दन और कंधे के प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार होते हैं। C5 ब्रेन में जहां नर्व क्रॉस होते हैं उस जंक्शन को जाता है। अगर C5 मन का टूट जाएगा तो शरीर पैरालाइज्ड हो सकता है। C6 C7 C8 के यहाँ के नर्व हाथों की उंगलियों को ब्लड सप्लाई पहुंचाते हैं। अगर एक ही शोल्डर में दर्द है तो सिर्फ एक ही साइड की नस दब जाती है। क्लॉकवाइज और शिवाजी ट्रीटमेंट देने से उनको आराम आ जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट देते समय दोनों साइड में देना चाहिए। सर्वाइकल के प्रॉब्लम से ही शोल्डर ब्लेड में दर्द यानी कि छाती के सामने, आर्मपिट, उंगलियों इत्यादि में सभी में दर्द आता है। बाद में उंगलियां सुन्न होने लगती हैं, जो आगे चलकर न्यूरोपैथी का कारण बनता है। न्यूरोपैथी एक बीमारी है जो हमारी थेरेपी, उसे न्यूरोथेरेपी कहते हैं। बहुत सारे लोग न्यूरोपैथी और न्यूरोथेरेपी को एक ही कहते रहते हैं। रमन ट्रीटमेंट कमर, घुटने इत्यादि के नीचे के दर्दों के लिए अच्छा है। यह सर्वाइकल के प्रॉब्लम के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है। जहां कहीं भी मार लगी हो उस जगह को छोड़कर पास की जगह के टिश्यूज को हल्का सा मसाज करके दूर खींचते तो तुरंत आराम आ जाएगा। एक पेशेंट को कई महीनों से अपने हाथ के बड़े अंगूठे को हिलाते समय बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। सिर्फ गर्दन पर क्लॉकवाइज किया तो 3 दिन में पूरा ही ठीक हो जाता है। कभी दर्द किसी अन्य ऑर्गन, बोन्स, मसल्स, नर्व इत्यादि के कारण आया है तो उस ऑर्गन को ठीक करो और बाद में दर्द ठीक हो जाएगा। कहाँ थाइमस देना है और कहाँ एडीआर देना है यह पता होना चाहिए। बैक पेन के कुछ कारण हैं, जैसे स्लिप डिस्क है, स्पाइना बाइफिडा है, मनके में गैप कम होना या ज्यादा होना, मसल्स का लूज होना, मार यानी कि इंजरी होना, वजन उठाना, उठने बैठने की गलत आदत होना, यूट्रस, फीमेल में यूट्रस यानी कि ओवरीज में सिस्ट और फाइब्रॉइड और लंप होना भी कमर दर्द का कारण है। बम्बू स्पाइन के लक्षण है, गर्दन सामने की ओर झुक जाती है, छाती थोड़ी छाती के साथ लग जाती है, लेटने पर सिर जमीन से ऊपर उठ जाता है, 2-3 तकिए लगाने की आवश्यकता पड़ती है, गर्दन हिलाना चाहे तो वह हिलती नहीं है, पूरे शरीर को घुमाना पड़ेगा तब जाकर आप मूवमेंट कर पाते हैं, लचीलापन खत्म हो जाता है तो वह सीधे लेट नहीं पाता है। जब वह सीधा लेटेगा तो T8 के आसपास के एरिया में दर्द होगा, ऐसा लगेगा जैसे छाती को लोहे की रस्सी से बांधा हुआ है। खांसने पर छाती में मानो छुरी चल गई हो, इतना भयंकर दर्द होगा। जिनका पाचन बिगड़ा हुआ रहता है, ये इनके सिम्टम्स है। जागों में जहां नर्व जाती है वहां पर जकड़न महसूस होती है। सीरियस होने पर ना वह अपने आप लेट सकता है ना उठ सकता है, हमेशा 2 आदमी की मदद से ही उसको काम करने की जरूरत पड़ती है। ऑस्टोप्रोसिस कैल्शियम की कमी से आता है, जबकि बम्बू स्पाइन एवं अर्थराइटिस कैल्शियम के बढ़ने से आता है। कभी कभी कैल्शियम कम है तो भी बम्बू स्पाइन आ सकती है। उसके शरीर में बोन यानी कि हड्डी के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है, पर कमजोरी के कारण बोन्स आपस में जुड़ जाते हैं। कैल्शियम ज्यादा हो तो वर्टिब्रा के बीच में कैल्शियम जम जाएगा, वहां पर नर्व या ब्लड सप्लाई कम हो गया हो तो दर्द होता है। तब डॉक्टर उनके मनके का थोड़ा सा भाग काट देते हैं, ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी बोन के अंदर कैल्शियम कम हो और साइड में जम जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई भी बोन एक दूसरे के ऊपर चिपकी नहीं होती। हमारा बैकबोन छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ है, इनके बीच में एक होल होता है, इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड नीचे L1 तक जाता है। हर मनके के बीच में नर्व निकलती है। ऑस्टोप्रोसिस में शरीर के सारे बोन्स कमजोर हो जाते हैं। चलता और झटका लगने से भी बॉन्ड टूट सकते हैं। हाथों से ट्रीटमेंट देना जरूरी है। कैल्शियम के लिए धूप चाहिए। अगर पेशेंट 2-3 साल से बिस्तर पर लेटा हो तो रोज सुबह धूप में आधे घंटा लेटना चाहिए, ताकि विटामिन डी मिलेगा। उसका डाइजेशन ठीक होना भी जरूरी है। एक पेशेंट 2 साल से कैल्शियम की गोली खा रहा था, फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस था, क्योंकि उसका डाइजेशन ठीक नहीं था। आप ट्रीटमेंट दे रहे हो और उसने खाने में कैल्शियम नहीं ली तो भी फायदा नहीं होगा। यानी कि खाने में भी कैल्शियम लेना ही चाहिए।
गलत खाना पीना जैसे आदतों से कैल्शियम कम ज्यादा ज्यादा हो सकता है। बोन के अंदर कैल्शियम की मात्रा पता लगाने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट नहीं, उसके लिए बोन डेंसिटी टेस्ट कराना पड़ता है। हर मनके के बीच में एक नरम पार्ट होता है जो कार्टिलेज एवं फ्लूइड इत्यादि से बना हुआ है, उसे डिस्क कहते हैं। स्लिप डिस्क यानी कि डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो गई है, कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया है, यह मनका दूसरे मनके के ऊपर बढ़ जाता है, दब जाता है। जो डिस्क जो नरम होता है वह थोड़ा सा बाहर आ जाता है, गादी बाहर आ जाती है, जिसको हम डिस्क कहते हैं। इसके कारण नर्व दब जाती है। अगर वह नर्व पैरों की तरफ जा रही है तो पैरों तक दर्द जा सकता है। शरीर का वजन सबसे ज्यादा कमर ही संभालती है, तो स्लिप डिस्क के कारण कमर दर्द हो तो लेटे रहो। कंप्लीट बेड रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। पैरों की उंगलियों के टॉ फिंगर्स के दर्द से डायग्नोज करने का तरीका, यानी कि पैर की उंगलियों से हम क्या डायग्नोज कर सकते हैं। ये मेथड सभी के लिए उपयुक्त है, लेकिन खासकर उन पेशेंटों के लिए बहुत ही उपयोगी है जिनके शरीर में मोटापा के कारण या मसल्स कड़क होने के कारण पैंक्रियाज या गैस के पेन पॉइंट्स में दर्द ठीक से पता नहीं चलता है ना। अब क्या करना है, नाभि के ऊपर के दर्द के लिए, यानी कि नाभि से ऊपर का दर्द कौन सा होता है, गैस ओनली और गैस आई का दर्द। नाभि से ऊपर के दर्द के लिए पहले दोनों पैरों के पैंक्रियाज की उंगलियों को एक साथ टॉ फिंगर जैसा 3-4 बार दबाना है और दर्द चेक करना है। वैसे ही दोनों पैरों के गैस की उंगलियों को भी चेक करना है। ऐसा देखा गया है कि दोनों पैरों की उंगलियों में समान दर्द नहीं होता, यानी कि पैर दोनों पैरों की अंगूठे की उंगलियां दोनों पैर के पैंक्रियाज की उंगलियों में अगर हम दबाते हैं तो दोनों में दर्द समान नहीं होगा। अब देखिए क्या क्या होगा। अगर राइट पैर के पैंक्रियाज वाली उंगली में दर्द ज्यादा है तो इसका मतलब ये है राइट पैर के पैंक्रियाज वाली उंगली में दर्द ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन भाग कम काम कर रहा है। राइट पैर के, यानी कि आप जो राइट दे रहे हैं, राइट पैर के पेशेंट के राइट, यानी कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया और राइट पैर जो है उसका जो राइट पैर है उसके पैंक्रियाज के पॉइंट में दर्द है, इसका मतलब है कि पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन वाला भाग ठीक से काम नहीं कर रहा, यानी कि उन लोगों की पाचक शक्ति ठीक नहीं है और सोडियम एवं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए नीचे का उपचार देना है। यानी कि राइट उसकी पैर की उंगली, राइट पैर की उंगली का मतलब आप लेफ्ट पैर में दे रहे हैं ना, जब आप उसे लेफ्ट वाले हैंड से दे रहे हैं, लेफ्ट की तरफ दे रहे हैं, तो उसके राइट लेग की उंगली में दर्द होगा, राइट पैर के पैंक्रियाज वाली उंगली में दर्द है। यानी कि उसका जो राइट लेग है वो आपके लेफ्ट साइड की तरफ होगा, ध्यान करना। जो उसका राइट वाला लेग है वो आपकी लेफ्ट साइड की तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो उसके राइट लेग के पैर की पैंक्रियाज वाली उंगली में दर्द है, तो इसका मतलब है कि उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है। और जब उसके लिए हम क्या करेंगे, कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे। 60 टॉ फिंगर दाहिने पैर की उंगली, यानी कि पैर की उंगली वाली दूसरी, दाहिने पैर के पैंक्रियाज वाली दूसरी उंगली में 6 एनएनएस देंगे, उसी उंगली में राइट 8 राइट पेन 3 बार देंगे, एक ही तरफ वाला देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए देते हैं राइट वाला पैंक्रियाज किसको स्टिमुलेट करता है, लेफ्ट वाले को स्टिमुलेट करता है। तो हम ये सब जो दे रहे हैं वो लेफ्ट के लिए दे रहे हैं। अगर बाई पैर के, यानी कि लेफ्ट लेग के पैर वाली पैंक्रियाज वाली उंगली में दर्द ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर लेफ्ट लेग की पैंक्रियाज वाली उंगली में दर्द ज्यादा है तो उसका मतलब है कि पैंक्रियाज का एंडोक्राइन भाग काम नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें सभी हार्मोन्स को उकसाना है, यानी कि जिन्हें डायबिटीज है उन्हें नीचे का उपचार देना है। 60 टॉप फिंगर, बाएं पैर के पैंक्रियाज वाली उंगली, दूसरी तरफ उसी उंगली में 6 एनएनएस देना है, 2 पेन देना है, 4 पेन देना है, 10 पेन देना है, क्योंकि इसमें हमें पैंक्रियाज के एंडोक्राइन वाले हिस्से को स्टिमुलेट करना है।
अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है लेकिन और कोई बीमारी नहीं है तो हम 60 टॉप फिंगर लेफ्ट ओवरी, 6 एनएनएस लेफ्ट ओवरी, 60 टॉप फिंगर लेफ्ट लेग की पैंक्रियाज वाली उंगली प्लस 6 एनएनएस उसी उंगली। और थर्ड ट्रीटमेंट 10 लेफ्ट पेन मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट इंसुलिन के लिए दे सकते हैं। अगर डायबिटीज एवं चढ़ने में सांस फूलती है तो 60 टॉप फिंगर लेफ्ट पैर की पैंक्रियाज वाली उंगली, 6 एनएनएस उसी उंगली में। सेकंड ट्रीटमेंट 10 लेफ्ट पेन देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट। और थर्ड ट्रीटमेंट 10 लेफ्ट पेन मल्टीप्लाई प्लस 2 थायराइड देते हैं। और फोर्थ ट्रीटमेंट में 1 पॉइंट लीवर इंटू 3 ट्रीटमेंट देंगे। और फिफ्थ में पी हैपरिन प्लस उल्टा उल्टा देते हैं। अगर डायबिटीज एवं हाई बीपी दोनों हो तो उस समय पर 30 लेफ्ट मेडुला देते हैं। सेकंड स्टेप में 10 लेफ्ट मेडुला, 6 गैस आई, 3 कॉल देंगे। और थर्ड स्टेप में 10 लेफ्ट पेन मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट देंगे। और फोर्थ स्टेप में पी हैपरिन या ए हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे। अगर डायबिटीज, अगर बाईं पैर के यानी कि लेफ्ट पैर के गैस वाली उंगली में दर्द ज्यादा है तो स्टमक में एसिड ठीक से नहीं बन रहा है, ऐसे लोगों में यूडीएफ आता ही होगा। इसके लिए हम 60 टॉप फिंगर बाएं पैर का गैस वाला अंगूठा देते हैं, 6 एनएनएस इसी पैर के अंगूठे में देंगे। साथ में 15 मेडुला सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में 10 मेडुला और 10 मेडुला 1 गैस ओनली 6 पॉइंट वाला देंगे। और फोर्थ स्टेप में 1 गैस ओनली 6 पॉइंट वाला 2 बार ट्रीटमेंट रिपीट करेंगे। अगर दाहिने पैर के गैस वाली उंगली में ज्यादा दर्द है तो इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर रही है, भोजन के पाचन को शोषण के लिए दिक्कत होगी, यानी कि 60 टॉप फिंगर दाएं पैर का गैस आई वाला भाग, 6 एनएनएस उसी अंगूठे में, 15 मेडुला, 10 मेडुला, 1 गैस आई 6 पॉइंट वाला और 1 गैस आई 6 पॉइंट वाला 2 ट्रीटमेंट। याद रहे हार्ट पेशेंट को लेफ्ट 10 मेडुला नहीं देना है, लेफ्ट 10 मेडुला ही देना है, राइट 10 मेडुला नहीं देना है। ऊपर के उपचारों में राइट पेन का मतलब केवल दाएं पैर की पैंक्रियाज वाली जगह पर 6 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। और लेफ्ट पेन का मतलब केवल बाईं जांघ के पेन वाली जगहों पर ट्रीटमेंट देना है। हर किसी को जिन्हें दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली में टॉप फिंगर करने से दर्द है उन्हें ट्रीटमेंट देने से लाभ होगा। है ना। तो हमें पहले चेक कर लेना है कि कौन सी उंगली में दर्द ज्यादा है। अभी क्लास 3:30 में खत्म होगी। नाभि के नीचे के दर्द के लिए अब हमने क्या देखना है, नाभि के नीचे के दर्द के लिए। नाभि के नीचे दर्द के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, यानी कि नाभि जो ऊपर का हमने अभी देखा, अब नाभि के नीचे के दर्द के लिए देख रहे हैं न्यू जीन्स फॉर्मूला, जिसमें 8 पेन 6 WD 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो देते हैं।
इसी से फॉलिक एसिड, विटामिन B12, थायमीन, नियासिन के दर्द भी निकल जाते हैं। मजे की बात है कि कई बीमारी बगैर किसी दूसरे ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। न्यू जीन्स फॉर्मूला हमारा मल्टीपल फंक्शन वाला फॉर्मूला है और सभी दिन के अंत में एक हेपरिन ट्रीटमेंट जरूर देना है। अगर म्यूकस जीरो में दर्द है तो ए हेपरिन देना, नहीं तो पी हेपरिन देना। पहले हेपरिन ट्रीटमेंट देकर उसके बाद अन्य ट्रीटमेंट देने से कई लोगों में अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। खासतौर से छोटे बच्चों को पहले हेपरिन ट्रीटमेंट देकर 5 मिनट बाद ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देने से बहुत लाभदायक होता है ना। हर एक सिस्टम पर नीचे कई वाक्य दिए गए हैं, उनमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ऐसे आप लोगों से पूछा जाएगा। जो अभी तक हमने पढ़ा है उस आधार पर जीन्स फॉर्मूला नंबर 1 यानी कि जीन्स चेंज फॉर्मूला नंबर 1 है, जिसको हम ब्लैक ट्रीटमेंट कहते हैं। ब्लैक ट्रीटमेंट है, ब्लैक ट्रीटमेंट है 6 गैस ओनली, 6 गैस आई, 6 राइट ओवरी, 8 राइट पार्को, 3 गर्ल 7 लिवर, 8 लेफ्ट पार्को। इसको बोलते हैं हम जीन्स चेंज नंबर 1 फॉर्मूला। जीन्स चेंज नंबर 2 फॉर्मूला, जिसको हम प्योर जीन्स फॉर्मूला कहते हैं। प्योर जीन्स फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला है 7 लिवर 4 पैरा, 7 लिवर 0, 8 लेफ्ट पार्को। ये हमारा जीन्स चेंज फॉर्मूला नंबर 2 है। प्योर जीन्स 7 लिवर 4 पैरा, 7 लिवर 0, 7 लिवर 0, 8 लेफ्ट पार्को। नेक्स्ट है जीन्स चेंज फॉर्मूला नंबर 3, जिसको हम न्यू जीन्स फॉर्मूला कहते हैं। 8 पेन, 6 WD, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। ये 3 फॉर्मूले हैं जिनको जीन्स चेंज फॉर्मूले कहते हैं। जीन्स चेंज नंबर 4 जो फॉर्मूला वो न्यू स्टार मॉडिफाइड का है, वो यहाँ पर नहीं है। अभी हम इन फॉर्मूले की बात करें जो दिए गए हैं। प्योर फॉलिक एसिड फॉर्मूला 1 गैस ओनली, 6.1 गैस आई, 6.2 राइट ओवरी, 8 राइट पार्को। ये हमारा प्योर फॉलिक एसिड फॉर्मूला है। प्योर फॉलिक ब्लैक ट्रीटमेंट 8 राइट पार्को, 3 गर्ल्स अवेलेबल, 8 लेफ्ट पार्को। प्योर फॉलिक ब्लैक। लार्ज फॉलिक ब्लैक 1 गैस ओनली, 6.1 गैस आई, 6.2 राइट ओवरी, 8 राइट पार्को, 3 गर्ल्स अवेलेबल, 8 लेफ्ट पार्को। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है इन फॉर्मूलेस को। ये फॉर्मूलेस तो आपको मिल गए हैं, जिसमें आपका ब्लैक ट्रीटमेंट हो गया, प्योर जीन्स हो गया, न्यू जीन्स हो गया, प्योर फॉलिक एसिड हो गया, प्योर फॉलिक ब्लैक हो गया, लार्ज फॉलिक ब्लैक हो गया। ये अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे इन फॉर्मूलेज के, ये समझ लीजिए। अगर पेशेंट को गैस वाले पॉइंट में दर्द है, साथ में राइट ओवरी में दर्द है, साथ में लेफ्ट ओवरी विटामिन B12 में दर्द है, तो जीन्स चेंज फॉर्मूला नंबर 1 जैसे ब्लैक ट्रीटमेंट जो है उसका इस्तेमाल करना है। ब्लैक ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट को गैस में दर्द है, राइट ओवरी में दर्द है, विटामिन B12 में दर्द है, फॉलिक एसिड में दर्द है, क्रैम्प्स भी आते हैं, विटामिन B12 में दर्द है, तो उस समय पर हम लार्ज फॉलिक ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब गैस में दर्द है, राइट ओवरी में दर्द है, विटामिन B12 में दर्द है, फॉलिक एसिड में दर्द है, तो लार्ज फॉलिक ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे। अगर पेशेंट को क्रैम्प्स आते हैं और फिर विटामिन B12 में दर्द है, तो उस समय पर प्योर जीन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर पेशेंट को WD, पैंक्रियाज और गैस में दर्द है, तो फिर प्योर जीन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर गैस में दर्द है, फॉलिक एसिड में दर्द है, या गैस में दर्द है, राइट ओवरी में दर्द है, फॉलिक एसिड में दर्द है, थायमीन में दर्द है, तो उस समय पर प्योर फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर पेशेंट को विटामिन B12, नाइसिन और फॉलिक एसिड और या थायमीन या गैस में दर्द नहीं है, परंतु इनमें तो दर्द है लेकिन गैस में दर्द नहीं है, तो प्योर फॉलिक ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा UDF और पेट और डाइजेशन को ठीक करने के लिए भी ट्रीटमेंट उचित देना है।